आज़ादी के बाद कई बड़े फैसले लेने आसान नहीं थे, लेकिन वक्त और हालात की ज़रूरतों ने सरकारों को कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर किया। इससे व्यवस्था में भी बदलाव हुआ और साथ ही अर्थव्यवस्था में भी। किसी भी मुल्क की तरक्की में उस मुल्क की नारी शक्ति का बड़ा योगदान होता है। आजादी के बाद महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए गए। साल 1955 के दशक में संसद में हिंदू मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया, बहुविवाह पर रोक लगाई और तलाक मांगने का अधिकार भी दिया गया। साल 1976 में इस कानून में संशोधन किया गया और पति पत्नी के बीच सहमति से तलाक की अनुमति दी गई। हिंदू महिलाओं की तरह मुस्लिम बेटियों के सशक्तिकरण के लिए 19 सितंबर 2018 को 3 तलाक कानून को मंजूरी दी गई। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। महिला अधिकार संरक्षण कानून 2019 बिल के मुताबिक एक समय में 3 तलाक देना अपराध है। देश को आजादी मिलने के करीब 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। ये वो दौर था जब भारत में पड़ोसी मुल्कों से पलायन कर रहे लोगों की घुसपैठ बढ़ने लगी थी। साल 1955 में नागरिकता कानून वजूद में आया। कानूनन भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए 11 साल की शर्त थी, लेकिन 10 जनवरी 2020 को नया नागरिकता संशोधन कानून बना। इस कानून में 3 पड़ोसी देशों से भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इस कानून से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उन गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी जो यहाँ 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं, जिनमें हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं। अब भारत में 5 साल बिता चुके ऐसे लोग यहाँ की नागरिकता पाने के हकदार होंगे। मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन और फिर आजादी के बाद भी दशकों तक अनसुलझा रहा अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद। आजादी के बाद तो इस विवाद ने देश की राजनीति को प्रभावित किया है। इसकी वजह से हिंसा हुई, लोग मारे गए, जांच आयोग बने, आरोपी तय हुए। लेकिन 134 साल से चला आ रहा ये विवाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खत्म हो गया। फैसले में अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई, जबकि मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला हुआ। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। भारत को आजाद हुए 6 साल हो चुके थे। आर्थिक सुधार की दिशा में भारत संभावनाएं तलाश रहा था। साल 1954 में फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने आर्थिक सुधार के लिए जीएसटी लागू की। उस वक्त जीएसटी को 160 देशों ने पारित कर दिया था। दशकों की बहस के बाद आखिरकार 1 जुलाई 2017 को देश में टैक्सेशन की नई व्यवस्था जीएसटी लागू हुई। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जीएसटी रोल आउट के कर्ता धर्ता थे। इस नई प्रणाली से वैट, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स जैसे 17 टैक्स खत्म हो गए। देश को आजाद हुए 3 साल गुजर चुके थे। विकास के बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने के लिए 1 अप्रैल 1951 में देश में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विकास पथ का रोड मैप तैयार किया था। आजादी के बाद 13 पंचवर्षीय योजनाएं आईं, लेकिन विकास के नक्शे पर भारत ने फर्राटा 2014 में भरना शुरू किया। विकास के इसी विजन का जिक्र 75वें स्वतंत्रता पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान
उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। लाल किले की प्राचीर से अपने 88 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने 25 साल का विजन तैयार कर दिया। पीएम ने लाल किले से नेशनल मास्टर प्लान के तहत 100 लाख करोड़ की नई योजना का ऐलान किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ देश इस उपलब्धि को हासिल करेगा। 1947 में देश आजाद हो चुका था। आजादी का सूर्य आसमान के क्षितिज पर चमक रहा था। यह वो दौर था जब देश के 70% गांव में बिजली नहीं थी। साल 1990 तक देश ने इस दिशा में कई कदम उठाए। साल 2014 तक देश के गांव में 18,000 से ज्यादा ऐसे घर थे जहां आजादी के बाद भी अंधेरा कायम था। 25 सितंबर साल 2017 में इन परिवारों की अंधेरी जिंदगी में उजाला भरने का क्रांतिकारी कदम सौभाग्य योजना के साथ उठाया गया। जैसे हमने बिजली 100% घरों तक पहुंचाई, जैसे हमने 100% घरों में शौचालय के निर्माण का प्रामाणिक प्रयास किया, वैसे ही हमें अब योजनाओं के सैचुरेशन का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। आजादी के बाद एक चुनौती घर घर तक जल पहुंचाने की भी थी। 2019 तक देश के 3,23,62,838 घरों के पास नल से जल का कनेक्शन था। करोड़ों परिवार अब भी साफ पानी पीने से महरूम थे। इस दिशा में 15 अगस्त 2019 को जल मिशन का आगाज हुआ। देश आज हर घर जल मिशन को लेकर के तेजी से काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन के सिर्फ 2 वर्ष में 4.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हो गया। भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देश के कुल 37.78% घरों तक नल का जल पहुंच चुका है। वो 1946 का दौर था। भारत को आजाद होने में 1 साल का वक्त था। पहली बार 1946 में ब्रिटिश हुकूमत ने नोटबंदी की थी। 1946 में 500, 100 और 10,000 के नोटों को बंद करने का फैसला हुआ। 1970 के दशक में भी प्रत्यक्ष कर की जांच से जुड़ी वांचू कमेटी ने विमुद्रीकरण का सुझाव दिया था, लेकिन सुझाव सार्वजनिक हो गया, जिसके चलते नोटबंदी नहीं हो पाई। जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने एक कानून बनाकर 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए। हालांकि तत्कालीन आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल ने इस नोटबंदी का विरोध किया था, लेकिन काले धन का साम्राज्य ध्वस्त करने के लिए नवंबर 2016 में नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला हुआ। इससे पहले भारत में 2005 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने 500 के 2005 से पहले के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया था। 2016 में भी मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी या विमुद्रीकरण का फैसला किया। भारतीय अर्थव्यवस्था में इन दोनों नोटों का प्रचलन लगभग 86% था। आजादी के बाद 20 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस फैसले का मकसद देश की अर्थव्यवस्था में कृषि, लघु उद्योग और निर्यात पर अधिक ध्यान देना था। लेकिन इस दिशा में सबसे क्रांतिकारी कदम 21 नवंबर 2019 को उठाया गया। मोदी सरकार ने बैंकों की खस्ता हालत सुधारने के लिए बैंकों के विलय का फैसला लिया। सरकार ने 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक तैयार करने का फैसला लिया। अप्रैल 2017 से पहले तक देश में बैंकों की संख्या 27 थी, लेकिन मोदी सरकार ने सरकारी बैंकों की विलय की योजना पर काम करते हुए भारतीय स्टेट बैंक से शुरुआत की थी। इसके अलावा पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय किया गया है। भारत में बैंकिंग का इतिहास सदियों पुराना है। देश का सबसे पहला बैंक साल 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शुरू हुआ था।
हालांकि ये बैंक साल 1832 में बंद हो गया था। करीब 1.5 दशक बाद बैसाखी के त्योहार से एक दिन पहले 12 अप्रैल 1895 को पीएनबी को कारोबार के लिए शुरू किया गया। इस बैंक में सबसे पहला खाता खुला लाला लाजपत राय का। बैंक के लिए मई 1895 में एक ऑडिटर नियुक्त किया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी ने भी इस बैंक में खाता खोला था। इसके अलावा जलियांवाला बाग कमेटी से जुड़े सदस्यों ने भी इस बैंक पर भरोसा जताया। धीरे धीरे इसमें खाता खोलने वालों की संख्या और नाम भी बढ़ते गए। बैंक के शुरू होने के एक साल बाद 30 जून 1896 को बैंक की कुल जमा राशि 3,46,046 रुपए थी। पीएनबी के बाद भी देश में बहुत से बैंक खुले, साथ ही सहकारी समितियों को भी बढ़ावा मिला। साल 1946 आते आते पीएनबी की लगभग 278 ब्रांच पूरे देश में फैली हुई थी। इस वक्त लाला योधराज बैंक के डायरेक्टर थे। आजादी के बाद देश में बैंकों का तेजी से विस्तार हुआ। बावजूद इसके देश की बड़ी आबादी ऐसी थी जिसके पास 1990 तक बैंक अकाउंट नहीं था। 2020 तक देश की 80% आबादी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के बावजूद बहुत बड़ी आबादी है जो बैंकिंग सेवाओं से महरूम थी, खासकर गरीब तबके के लोग। इस दिशा में क्रांतिकारी कदम 28 अगस्त 2014 को उठाया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 41 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीरो बैलेंस खाते खोले गए। जनधन खाताधारकों की संख्या साल 2017 के मार्च में 28.17 करोड़ थी, जो 2018 के मार्च में बढ़कर 31.44 करोड़ हो गई, जबकि 9 सितंबर 2020 तक कुल 40.63 करोड़ खाते थे। इनमें से 22.44 करोड़ खाते महिलाओं के और 18.19 करोड़ खाते पुरुषों के थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।